कोने पे आपने फौज खड़ी कर रखी, पूरी मुसल्लत कर रखी। कश्मीर ने प्रोटेस्ट देखे हैं। 2010 में हमने देखा कि करीब 120 लोगों की मौत हो गई थी। उसके अलावा हमने देखा 70 बच्चों की मौत हुई थी 2008 में। उसके अलावा 2016 में 65 जो युवा थे ये कश्मीरी थे, उनकी मौत हुई थी। मैं कह रही हूँ पीओके भी जिसका हिस्सा हो। मैं पीओके से मेरे कोई ताल्लुक, लेकिन ये कहते हैं कि जब ये ऐसी बात करते तो आप कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। कौन कहता करिए हमला? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम इस्तेमाल की थी। एक पिता को अपने बच्चे के जनाजे को कंधा नहीं देना पड़ रहा, उसको जनाजे में नहीं जाना पड़ रहा। डॉक्टर साहब ये आपको नहीं लगता? बहुत अच्छी बात। आप क्या उस जनाजे को देखना चाहती हैं? नहीं, आप जब कहते हैं कि जुल्म हो रहा है तो आपका क्या मतलब है? जैसे मैं तो देखती हूँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजनेसेस अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखना चाहती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाए? नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं वो दरअसल भारतीय राजनीति के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और विवादों में भी। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने न्यूज़ 18 इंडिया को ये टाइम दिया है सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका आने का शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं उन मुद्दों पर आऊँ जिन्हें लेकर आप सुर्खियों में रहे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने कहा आप सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, ये जो चुनाव है सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत के लिहाज से, और आपने तो कितने ही चुनाव देखे हैं, ये जो 2024 का इलेक्शन है ये आपको पिछले चुनावों से किस तरह अलग दिखाई दे रहा है और विपक्षी गठबंधन के लिहाज से आपको क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कोई चुनाव नहीं देखा आज तक, किसी वजीर आजम को नहीं देखा जो नफरत की ज़बान इस्तेमाल करे, जो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करे। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम लोग इकट्ठे रह सकते हैं, क्या हम लोग इकट्ठे चल सकते हैं, जो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान क्या उसको बना सकते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज आईन को खतरा है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि वो नफ़रत की राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। उनका कहना है कि जो उनका स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट दरअसल कांग्रेस की जो नीति थी और जिसे वो कहते हैं तुष्टीकरण की नीति थी, उसके खिलाफ आया था। वो कहते हैं कि मैं तो मुस्लिम मोहल्ले में रहा हूँ। आपने वो लेटेस्ट स्टेटमेंट भी उनका सुना होगा। और वो ये कहते हैं कि बता दें आप, जो मैंने योजनाएं चलाई हैं उनमें अगर मैंने भेद किया हो हिंदू या मुस्लिम का, उस पर आप क्या जवाब देंगे? ये कांग्रेस में तो बहुत कुछ कहते हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया। मुसलमान कुछ मांगते नहीं है, मुसलमान सिर्फ अपना हक मांगते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। हम किसी को डराते नहीं हैं। क्या जरूरत थी पड़ी वजीर आजम को ये कहना कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे? वो कह रहे हैं कि हमने तो जो योजनाएं लाई उन योजनाओं में मुस्लिम भाइयों बहनों को भी, चाहे उनकी वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो उनका आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड हो, चाहे वो उनकी पेंशन निधि योजना हो, वो कह रहे हैं मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया धर्म के आधार पर। वो कहते हैं कि एक योजना मेरी बता दीजिए। फिर बताइए मुझे, अगर वो कहते हैं मैंने धर्म के कुछ नहीं किया, फिर क्या वजह है कि उन्हें ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि मुसलमान बाहर का है, यहाँ का नहीं? क्या वजह है बताइए मुझे। फ़र्क है उसमें या नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं इनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। किसने कहा? उस पर उन्होंने कहा कि मैंने गरीबों की बात की थी, मैंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की थी। उन्हें वो स्टेटमेंट्स खुद पढ़ने चाहिए जो वो करते हैं। वो कहते एक बात है, करते दूसरी बात। लेकिन क्या कोई ऐसी योजना आपने देखी या आपने ऐसा कुछ देखा कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया बेनिफिशियरीज पे, उन्होंने फ़ायदा नहीं पहुंचने दिया मुस्लिम्स को? फिर उनको अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या थी ऐसी? पहला सवाल आता है, क्या कोई पार्टी डिस्क्रिमिनेट कर रही है कानूनी आधार पर, संवैधानिक आधार पर? जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो एट द सेम टाइम वो डेटा भी आता है जिसमें हिंदूज आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 8% एंड मुस्लिम्स आर फ्लरिशिंग। आई एम नॉट सेइंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू सी 43%। देखिए, मुझे बताते हैं वो कि आप कौन सा खाना खाओगे, आप कौन से कपड़े पहनोगे,
आप किस तरफ चलोगे, कैसे नमाज पढ़ोगे? हमारी मस्जिदों पे हमला नहीं किया गया? क्या यात्रा वहाँ से निकाली नहीं गई जहाँ मुसलमान रहते हैं? आप ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालते हैं, ये कहते हैं शोभा यात्रा पर पथराव होता है। मैं अगर बाहर से दोनों पक्षों को देखूं और सुनूं तो सवाल ये है कि अगर आपको शिकायत है तो उनको भी तो शिकायत है, बैठकर तो आप दोनों को ही सॉर्ट आउट करनी है। वो कहते हैं पथराव होता है, वो कहते हैं कैसे करेंगे आप? जब खुद ही हुकूमत के लोग नफरतें पैदा करें तो कैसे आप मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेंगे? कैसे? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो बताते हैं ये पहनो, ये खाओ, ऐसे चलो, वैसे चलो। मेरे बहुत सारे जानकार हैं। मैंने आपको क्यों लगता है ये, मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो यूसीसी की बात ज़रूर करते हैं लेकिन उसमें सबके लिए, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। यूसीसी और जो बात आप कह रहे हैं सर, उसमें तो फ़र्क है ना। क्या हम यूसीसी मुझे इस बात का हम लोग देख नहीं रहे किस बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। देख नहीं रहे, हम देख नहीं रहे कि कहाँ पहुँच गया। सबसे पहली बात तो आपने भारत का जिक्र किया और मुझे क्यों लगता है भारत खतरे में नहीं है, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप बैठे और मैं भी बैठी हूँ। मैं अपना रिलीजन अक्सर नहीं लेके आती किसी भी डिस्कशन में। आपने अपना रिलीजन बताया, मेरा रिलीजन आप जानते हैं, लेकिन आज भी हम दोनों एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं। आप अपनी बात रख रहे हैं और मैं अपनी बात रख रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इस इंटरव्यू के बाद भी आपको भी पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी और मुझे भी पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि हम दोनों ने ये डिस्कशन किया है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप हिंदुस्तान के आइन की बात करते हैं तो वो राजनीति से थोड़ा सा परे होना चाहिए, या जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा राजनीति से परा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक रिमोट एरिया में बैठा व्यक्ति है वो शायद उसी सिस्टम पे भरोसा करता है। मैं और आप तो जाके लड़ सकते हैं, लेकिन एक वो व्यक्ति जो एक डोर बांधे हुए है विश्वास की सिस्टम में, जब मैं और आप इस तरह की बात करते हैं तो वो डोर टूटती है उसके हाथ से। आपको सुनाऊं क्या भारत को बचा रहा है? उनकी साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो इस बात से नफरत करती है। वो साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि हम इकट्ठे रहें, हम इकट्ठे चलें, मगर अफसोस ये है उनकी कोई बात सुनता नहीं है। सब ये भी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। अरे देखिए ना उन इलाकों में जहाँ ये लोग रहते हैं उनका कितना विकास हुआ। जाइए, मैं नहीं कहूँगा, खुद देखिए डॉक्टर। देखिए, मैं आप जब दिल्ली आएंगे इस बार डॉक्टर साहब तो मैं आपको लेकर चलूँगी। मैं वेस्टर्न यूपी की हूँ, मुरादनगर एक कस्बा है, उसके पास मेरा गांव है, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पास में ही एक गांव है, उसका नाम है पसौंडा। और जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, आई एम श्योर वो ज़रूर देखेंगे। तो जो ये मैं थोड़ी देर पहले आवास योजना की बात कर रही थी डॉक्टर साहब, मुझे कितने ही जो मेरे वहाँ पर जानने वाले हैं पसौंडा में, मैं ये नहीं कहती मुस्लिम इलाका है या हिंदू इलाका है, बट क्योंकि हम ये डिस्कशन ओपन हार्टेडली, आपने कहा कि उन इलाकों में जाकर देखो, पसौंडा में कितने ही मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जिनको पक्के मकान मिले और वो बहुत खुश है। तो शायद ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, पैदा कर रहा है, मुझे ये बताइए। अगर वो बिल्कुल खुश हैं तो नफरत कौन पैदा कर रहा है? कोई ना कोई तो नफरत पैदा कर रहा है, कोई ना कोई तो डर पैदा कर रहा है। कौन है? बताइए मुझे, कौन है? आप कह रहे हैं कि वो डर पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम विश्वास पैदा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आप मुझे लोगों के बताइए, बीच अगर विश्वास पैदा कर रहे हैं तो डर क्यों है? अगर विश्वास पैदा कर रहे हैं तो डर क्यों है? डर किस लिए? वो कहते हैं कि नेता राजनीति जानबूझकर एक डर लोगों के मन में जनरेट करना चाहती है, क्योंकि एक आम मुस्लिम जो है वो राजनीति को क्लोजली समझता है, उसके पास योजनाओं के फ़ायदे जा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, एक बेहतरीन 21वीं सदी में एक अच्छा फ्यूचर वो चाहता है, compete करना चाहता है। सिविल सर्विसेज इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जिस तरह से फिर अगेन मैं कहूँगी, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, लेकिन जो हम एक बात कर रहे हैं, और ये मैं दोनों ही नैरेटिव्स की बात यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रही हूँ, इसमें कोई आपका नैरेटिव राइट या उनका नैरेटिव गलत या उनका राइट इनका गलत की बात नहीं है। मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि हर चीज़ होती है एक स्केल पर, बट उसको जो ये मैग्नीफाई ग्लास से प्रोजेक्ट किया जाता है, वहाँ पर एक जो आम व्यक्ति है उसका विश्वास हिलता है, और भारत की एक ऐसी छवि उभर कर आती है जो एक्चुअली नहीं है।
भारत आज भी गांव में आप जाएंगे, मेरे गांव में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मैंने नहीं सुना वहाँ पे कोई राइट है। मैंने कभी ये नफरत पैदा नहीं, मैं मुसलमान घर से पैदा हूँ और मैंने कभी नफरत का नाम मेरे घर में नहीं सुना। मेरे दोस्त हिंदू थे, आज भी हैं। पहली दफ़ा 10वीं जमात में मैं एक पंडित घर में गया खाना खाने। मेरा बाप यहाँ वज़ीर आज़म था, वो पुरोहित था एक मंदिर का, और पुलिस में भी वो सब इंस्पेक्टर था। मैं उसके घर गया, जब माँ ने खाना परोसा तो यहाँ पे एक बात होती थी, अब तो वो सवाल ख़त्म हो गया, वो सेंट्रम सेंटोरम होता था, उसको ये लिपाई करते थे गोबर से और मिट्टी से, खास मिट्टी से। वहाँ बेटे को वहाँ बिठाया, मुझे बाहर बिठाया। मैं उठा, मैंने वो चौकी और थाल उठा के वहाँ बैठ गया। माँ कहने लगी त्राही भगवान, त्राही भगवान। मैंने कहा माँ, इसमें मन में क्या फर्क है? क्या मेरे पास 20 उंगलियाँ हैं? क्या मेरे पास 4 आँखें हैं? मैं और ये माँ ने मान लिया। माँ ने कहा बिल्कुल बेटा, बैठो आराम से। ये थी मेरी नीति। मैंने कभी फ़र्क नहीं सोचा, आज भी फ़र्क नहीं सोचता, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं। ठीक है, धर्म अलग अलग है, बनाए हुए उसी ने। और मैंने डॉक्टरी में देखा, कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं है। आपका दिल भी वहीं पर है, आपकी नर्व्स भी वहीं पर है, आपका सब कुछ वहीं है। आप किसी मज़हब से हो, बल्कि आपका कोई मज़हब ना हो, और पैदा करने वाले ने हमने सबको बराबर बनाया। बिल्कुल बनाया, और हमारा आइन ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि हम बराबर हैं। मगर फिर कौन नफरत पैदा कर रहा है? कुछ लोग तो हैं जो नफरतें पैदा कर रहे हैं, तो आपको नहीं जो लगता? हमें दीवारें डाल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि यूसीसी उसके लिए एक, जो डिवाइड की बात आप कर रहे हैं, यूसीसी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगी? आपको सोल्यूशन नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? मैं आपको कहूँ, सोल्यूशन तब लगेगा जब मैं देखूं, अपने सामने देखूं कि नफरत का नहीं है। क्या आप पे ये नहीं आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो। हमने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को खड़ा करने के लिए। ये आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ, आपने यूएन के मंच पर भाषण भी दिया। मर गए, गरीब से गरीब मर गया, क्योंकि वो इसके साथ खड़ा था। हर कोने पे आपने फौज खड़ी कर रखी है, पूरी मुसल्लत कर रखी है। फिर कहते हैं आवाज़ क्यों नहीं निकालते? सच्चाई छुप नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल। बनावट की असूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि आपका गुस्सा मैं महसूस कर पा रही हूँ। एक छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। हमने देखा कश्मीर ने प्रोटेस्ट देखे हैं। 2010 में हमने देखा कि करीब 120 लोगों की मौत हो गई थी। उसके अलावा हमने देखा 70 बच्चों की मौत हुई थी 2008 में। उसके अलावा 2016 में 65 जो युवा थे या कश्मीरी थे, उनकी मौत हुई थी। आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था के लिहाज से कश्मीर जो है अब बेहतर है? कम से कम एक माँ बाप अपने बच्चे को तो नहीं खो रहे, एक पिता अपने बच्चे के जनाजे को तो नहीं आपको अंदर का लावा नहीं दिखता, आपको बाहर की खूबसूरती दिखती, अंदर का जज्बा नहीं दिखता, नहीं दिखता। नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि बाहर की खूबसूरती है और अंदर लावा है, लेकिन क्या इस बात का कोई जवाब हो सकता है कि शांति, अमन, एक पिता को अपने बच्चे के जनाजे को कंधा नहीं देना पड़ रहा, उसको जनाजे में नहीं जाना पड़ रहा? डॉक्टर साहब, ये आपको नहीं लगता? बहुत बड़ी बात है। आप क्या उस जनाजे को देखना चाहती हैं? मैं वही तो नहीं देखना चाहती हूँ। जिस दिन जनाजा देखेंगे, नहीं, मैं वही तो नहीं देखना चाहती हूँ। आप एक दिन देखेंगे, आप वो वक्त आएगा। नहीं, मैं वो जनाजा ही तो नहीं देखना चाहती हूँ। वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, वो जनाजा देखेंगे आप। लेकिन आपको क्यों लगता है? करते रहेंगे और हमारी आवाज़ को दबाते रहेंगे, एक दिन आएगा। आप किस जुल्म की बात, नहीं, किस जुल्म की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं इसलिए कह रहा हूँ तो आप लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं, सच्चाई से बहुत दूर हैं।
लोगों के दिल लोगों को जीतने की जो कोशिश कीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि टूरिज्म हो रहा है। नहीं, मैं टूरिज्म से सुनिए, ये कहते हैं ना टूरिज्म हो रहा है। टूरिज्म इंसान के लिए यहाँ है, मगर वो यहाँ नहीं है। एक तमाशा है, हमने पहले भी देखा है। नहीं, आप जब कहते हैं कि जुल्म हो रहा है तो आपका क्या मतलब है? जैसे मैं तो देखती हूँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजनेसेस अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखना चाहती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाए? ना मैं ऐसा मैं जो नॉर्मलसी की मेरे लिए डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको तो सारा नॉर्मल दिख रहा है, फिर आप मुझसे बात क्यों कर रही हैं? अगर आपको नॉर्मल सी सब दिख रही है तो फारूक अब्दुल्ला से बात करने की क्या जरूरत है आपको? नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र में रहती हूँ और उस लोकतंत्र में फारूक साहब की अपनी एक जगह है। आप मेरी बात मानती नहीं है। मैं तो आपसे संवाद कर रही हूँ। बहुत दूर है सच्चाई से आप। मैं सच्चाई को आपकी सच्चाई बहुत दूर है। आपकी सच्चाई बहुत दूर है। तो आप मुझे बताएं कि जुल्म आपको क्यों लग रहा है कि जुल्म हो रहा है? क्योंकि आप सड़क पे जाइए, तमाम लाइफ नॉर्मल है। ये बताइए जी डॉक्टर साहब, किसी रियासत में आप इतनी फौज देखते हैं, आप इतनी बीएसएफ और सीआरपी देखते हैं, हर गली में आप देखते हैं? जाइए यूपी में देखते हैं आप, हर गली में सिपाही देखती हैं आप? यहाँ जाइए, देखिए, अपनी आंखों से देखिए। तो वो तो आप देखें कि यहाँ पर जो टेरर के इंसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर साहब, और अब जो वो टेरर के इंसिडेंट हैं, आपको क्रेडिट तो इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। आप और मेरा बहुत दूर का मामला है। नहीं, हम यूनाइटेड हैं। agree with me, I don't agree with you. But that is the beauty. That's the end of this interview. We don't agree with each other. But that is why we are As far as you are sitting. concerned, you see everything normal. I don't see it. Therefore, that's the end of it. Find people who agree with you. No, but I was not I am looking. not going to agree with you. No, you don't have to agree with Bas, me. that's all. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपको मुझे अग्री होने की जरूरत ही नहीं है I डॉक्टर don't want साहब। to give any more interview. ओके डॉक्टर साहब, Because you are dependent on only one thing. That everything is normal here. तो मैं आपसे पूछ रही And हूँ that, आपको। मुझे बताइए, जी, if everything is normal, why are there so many soldiers in every corner? Why? Why? Tell me why. so because there is a situation from across the border to protect our people. You are always talking about out the border. आप नहीं खुद You सीएम protect बनना the border. चाहते? You don't protect inside. नहीं, कितने Won't टेरर protect the इंसिडेंट? border. Why are soldiers in every gully? लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद ही बताएं ना, कितने टेरर इंसिडेंट हुए हैं, मुझे बताइए कितने आप। पेल्टिंग इंसिडेंट, मुझे स्टोन बताइए। पेल्टिंग। आप इस रोड पे जाइए, नेशनल हाईवे पे, जी, और देखिए कहाँ कहाँ लोगों को रोका नहीं जाता, खड़े कर दिए जाते हैं। किसी रियासत में आप देखती हैं? सर लेकिन दूसरी रियासतों में वो टेरर अटैक भी तो नहीं देखते डॉक्टर साहब हम? जनाब, वो टेरर अटैक जो यहाँ पे हुआ पुलवामा था, जिसमें हमारे 40 सोल्जर्स के नौजवान मार्टर्ड। सोल्जर्स शहीद हो गए। जी, आपने उस गवर्नर का सुना, जिसका नाम सत्यपाल मलिक है, आपकी रियासत से हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 3 हफ्ता वो गाड़ियां घूम रही थी, और हम उसको पकड़ नहीं सके। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें तो ये कहा गया ना, उन्होंने कुर्सी क्यों नहीं छोड़ दी थी? ये अलग डिबेट है, उसमें जाना नहीं है। अच्छा, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, आप खुद एक ऐसी जम्मू कश्मीर रियासत के सीएम नहीं बनना चाहते हैं? आप नहीं चाहते एनसी जिसने इतना सेक्रीफाइस किया है वो एक ऐसे जम्मू कश्मीर को रूल करे जो कि यूनिफाइड हो, यूनाइटेड हो? कौन यहाँ कहता पे यूनाइटेड नहीं हो? हमने क्या डिवाइड करने की कोशिश की? हमने डिवाइड करने की कोशिश की? मैं कह रही हूँ पीओके भी जिसका हिस्सा हो। पीओके से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भारत का स्टैंड ये है जी। पीओके कुछ भी हो, पीओके पाकिस्तान के पास है? उसका किसने कब्जा रोका इनको पीओके लेने से? क्या फारूक अब्दुल्ला ने रोका? मेरी हुकूमत ने रोका? आज 75 साल हो गए, क्यों नहीं लिया? बताइए मुझे, क्या हम जिम्मेवार हैं? लेकिन ये कहते हैं कि जब ये ऐसी बात करते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जबकि आप एक ऐसे नेता रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के जिसको मुझे कौन कहता? आप करिए हमला। उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, इस्तेमाल कीजिए।